Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम गौरव चावला है और मैंने हाल ही में जून 2025 में हुई नेट JRF की परीक्षा लॉ के सब्जेक्ट में उत्तीर्ण की है। मेरा ओवरऑल 99.93 परसेंटाइल आया है। सबसे पहले मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आके आप सबके साथ अपनी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है उसको शेयर कर सकूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पेपर के पैटर्न को डिस्कस करूँगा, मैं इस पेपर की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पेपर को हमें कैसे अप्रोच करना है और इस पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पहले हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस पेपर में कुल मिला के 2 एग्जामिनेशंस होते हैं जो सेम डे में होते हैं और एक साथ ही होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो हमारा जो जनरल सब्जेक्ट होता है उसका पेपर होता है, वो 50 क्वेश्चंस का होता है और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। जो पेपर 2 होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो हमने सब्जेक्ट लिया है। जैसे कि मैंने लॉ लिया था तो मेरा लॉ का सब्जेक्ट था जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ओवरऑल जो ये पेपर बन जाता है वो 300 मार्क्स का पेपर बन जाता है और इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस पेपर को मैंने क्यों अटेम्प्ट किया, कब अटेम्प्ट करने की सोची, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात दिसंबर 2024 की है, जब मैंने क्लैट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तब मुझे ये मालूम हो गया था कि अब मैं LLM करने बैंगलोर जाने वाला हूँ। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में मेरा एडमिशन होने वाला है। तब मैंने ये मन बनाया कि क्यों ना इस पेपर को दिया जाए, जिससे कि मैं आगे जब अपनी PhD की पढ़ाई करना चाहूँगा तो मुझे आसानी होगी और मैं सहजता से बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोचे हुए, बिना पैसे के बारे में सोचे हुए मैं अपनी पढ़ाई आगे कर सकता हूँ। इस वीडियो में पहले हम इस पेपर के पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पेपर के जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करेंगे। इस पेपर का जो पैटर्न है वो ये पेपर 2 पेपर से मिल के बनता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल सब्जेक्ट का पेपर होता है। उसमें जितने भी बच्चे UGC नेट के एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो सभी पेपर 1 देते ही देते हैं। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो जितने भी बच्चे UGC नेट के एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो पेपर 2 अपने सब्जेक्ट्स में देते हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट लॉ था तो मैंने लॉ में पेपर 2 दिया। जो पेपर 1 होता है वो 50 क्वेश्चंस का पेपर होता है और जो पेपर 2 होता है वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। जो पेपर 1 है उसमें हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और इसी तरीके जो पेपर 2 है उसमें भी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ओवरऑल जो ये पेपर बन जाता है ये 300 मार्क्स का पेपर बन जाता है, जिसमें जो जनरल सेक्शन होता है वो 100 मार्क्स का रहता है और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है वो 200 मार्क्स का रहता है। इस पेपर को देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पहले अपना विज़न क्लियर कर लें कि आपको ये पेपर क्यों देना है। ये पेपर जब हमें PhD करना होता है उस ऑब्जेक्टिव से देते हैं, और या फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई करना होता है, हम उस ऑब्जेक्टिव से देते हैं। जब हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम JRF भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट से एक स्टाइपेंड, एक अच्छी अमाउंट का स्टाइपेंड प्राप्त होता है, जिससे हम आगे की पढ़ाई सहजता से कर पाते हैं। इस पेपर को देने के पीछे मेरा भी जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो यही था कि क्योंकि मैंने पिछले साल
जो क्लैट पीजी का एग्ज़ामिनेशन था दिसंबर में मैंने क्रैक कर लिया था और मुझे मालूम था कि इस साल से मुझे अपना जो क्लैट पीजी है वो उसको पढ़ना है, एलएलएम की पढ़ाई मुझे इस साल से करनी है। तो मुझे क्योंकि ये मालूम था तो मैंने इसीलिए इस पेपर को देने का मन बनाया ताकि मैं अपने आगे के समय के लिए भी अपनी सिक्योरिटी रख सकूं और फाइनेंशियली जो है वो इस सपोर्ट को प्राप्त कर सकूं और मैं इस स्टाइपेंड को प्राप्त कर सकूं। तो यही मेरा मोटिवेशन था इस पेपर को देने से पहले और मैं खुश हूँ कि मैंने इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और जब मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सिक्योरिटी है कि एटलीस्ट आई एम अ JRF नाउ एंड अगर मुझे अगले साल से जो है PhD परस्यू करना हुआ तो मैं अपना इनरोलमेंट किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा के अपनी PhD की पढ़ाई कर सकता हूँ और सरकार से जो आर्थिक लाभ है उसको प्राप्त कर सकता हूँ। इस पेपर का पैटर्न मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहूँगा। जो पेपर 1 है उसमें जो यूनिट्स होते हैं कुल मिला के 10 यूनिट्स होते हैं जिनकी हमें पढ़ाई करनी होती है। उन यूनिट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन यूनिट्स का नाम मैंने नोट किया हुआ है आप सबको बताने के लिए। जो यूनिट का पहला जो सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो यूनिट का दूसरा सब्जेक्ट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो यूनिट का तीसरा सब्जेक्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सब्जेक्ट होता है जो बेसिकली यूनिट है उसको हमें अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट हमें कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसको पढ़ना होता है जो यूनिट 4 रहता है। फिर हमें मैथ्स पढ़ना होता है जो यूनिट 5 रहता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होता है जो हमारा यूनिट 6 रहता है। जो हमारा यूनिट 7 है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो यूनिट 8 है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर की बेसिकली बात करता है, कंप्यूटर की हमारी नॉलेज टेस्ट करता है। फिर हम पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हैं और एक जो हमारा यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। तो ये 10 यूनिट से मिलकर जो हमारा पूरा पेपर 1 है वो बनता है। पेपर 1 जो है जैसा मैंने पहले भी बताया कि 50 क्वेश्चंस का होता है और जो 10 यूनिट्स मैंने आपको बताई इसमें हर यूनिट लगभग 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखती है यानी कि 10 मार्क्स का वेटेज रखती है। मैंने इस पूरे पेपर 1 के पैटर्न को कैसे अप्रोच किया ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने ये तैयारी फरवरी के महीने में स्टार्ट की थी और मुझे ये तैयारी जून तक ख़त्म करनी थी जो कि 4 महीने का मेरे पास समय था। तो मैंने इस पूरी परीक्षा में ये मन बना लिया था कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतने कम टाइम फ्रेम में कोचिंग के साथ पढ़ना, कोचिंग को भी टाइम देना, फिर सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना, फिर मेरा जो उस समय मेरी LLB के फाइनल ईयर की भी पढ़ाई चल रही थी उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होने वाला था। तो मैंने ये मन बना लिया था कि मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने फिर उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी डेवलप करी। मैंने यूट्यूब पर थोड़ा सा रिसर्च करी, मैंने डेली नॉलेज ट्रैक के इंटरव्यूज़ देखे और मैंने ये समझा कि जो पेपर 1 है उसमें एक टीचर हैं कुमार भारत सर, उनके वीडियोस सेल्फ सफिशिएंट हैं काफ़ी हद तक आपको इस पूरे पेपर को तैयार कराने के लिए और अच्छे से रेडी कराने के लिए। और जब मैंने उनकी वीडियोस देखे, उनके वीडियोस को एनालाइज़ किया तो मैं ये समझ गया था कि मैं उनकी वीडियोस को देखकर पेपर 1 की तैयारी कंप्लीट कर लूँगा। तो मैंने अकॉर्डिंगली जो पेपर 1 की तैयारी है वो उन्हीं की केवल और केवल उन्हीं की वीडियोस देखकर करी। मैंने कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे जिससे मुझे साथ साथ आइडिया लगता रह रहा था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। जिससे मुझे जो आप जब किसी सड़क पे चलते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग सही मार्ग है कि नहीं। तो मैं PYQs देखता रहता था जिससे मुझे ये पता चलता रहता था कि मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ। और साथ ही में जो कुमार भारत सर हैं वो अपने चैनल पे भी PYQs शेयर करते हैं और साथ ही में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी PYQs शेयर करते हैं जिससे जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत लाभ होता है। तो जो भी बच्चे इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं वो कुमार भारत सर के वीडियोस एक बार देख सकते हैं अगर वो उनको सूट करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, वन मैन्स फूड कैन बी अनदर मैन्स पॉइजन, है ना। तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि जो मुझे सही लगा क्या वो आपको भी सही लग रहा है। अगर आपको भी वो चीज़ सही लग रही है तो आप बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे कुमार भारत सर की वीडियोस देखकर काफ़ी लाभ हुआ तो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उनके वीडियोस देखें और चेक करें कि क्या आपको वो वीडियो सेल्फ सफिशिएंट लग रहे हैं। और अगर आपको लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक सोर्स को पकड़ें,
वो सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, चाहे वो कोई बुक हो सकती है। कई सारी बुक्स भी आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आई बिलीव केवीएस मदान की भी एक बुक आती है, आप वो बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। बट आपके पर्सनैलिटी को, आपको जो चीज़ सूट करे आप वही चीज़ करें, और अपने टाइम फ्रेम को ध्यान में रखें कि आप कितने टाइम फ्रेम में तैयारी करने के लक्ष्य से आप तैयारी कर रहे हैं, आप कितने टाइम फ्रेम में तैयारी करना चाहते हैं, उसी को मन में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करें। जो मैंने आपको 10 यूनिट्स बताई, जो 10 सब्जेक्ट्स बताए, जो हमारे पेपर 1 के अंदर डील किए जाते हैं, उन 10 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने केवल और केवल कुमार भारत सर के वीडियोज़ रेफ़र किए। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 यूनिट्स ऐसी थी जो कि थी मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए मैंने किसी भी सोर्स का सहारा नहीं लिया और मैंने खुद ही बिना किसी प्रिपरेशन के उनको मैं एग्ज़ाम में देने गया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद कि मैं मैथ्स और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा। और ऐसा हुआ भी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने जो सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े थे उनको भी मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया। मैंने मैथ्स के फॉर्मूलाज देख लिए थे, रिवाइज़ कर लिए थे, जिससे कि मुझे थोड़ी-सी सहायता हो गई। और इस तरीके से मैंने अपना पेपर 1 जो है वो अप्रोच किया। अब मैं आपको अपने पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा। पेपर 2 की जो स्ट्रैटेजी मेरी रही है वो कुछ इस प्रकार रही है कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन्स आते हैं और इसमें भी 10 यूनिट्स या फिर 10 सब्जेक्ट्स आप कह लीजिए होते हैं। उनके भी मैं आपको नाम बता दूँ, मैं लिख के लाया था। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना होता है। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की एक यूनिट होती है। जो हमारा चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है लॉ ऑफ क्राइम्स। हमारा जो 5वां सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर हमारा जो 6th सब्जेक्ट है वो है कॉमर्शियल लॉ। जो हमारा 7th सब्जेक्ट है, जो हमारा 7वां सब्जेक्ट है वो होता है फैमिली लॉ। जो हमारा 8th सब्जेक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। जो हमारा 9th सब्जेक्ट होता है वो होता है आईपीआर एंड आईटी लॉ। जो हमारा 10th सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली होता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड बेसिकली इट इज़ मोर और लेस कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी जो 10 यूनिट्स हैं या मैं कहूँ 10 सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं। पेपर 2 को अप्रोच करने के लिए मैंने किसी भी यूट्यूब सोर्स का सहारा नहीं लिया और ना ही कोई मैंने किसी मोटी किताब का सहारा लिया। मैंने पेपर 2 को अप्रोच करते हुए ये समझा कि अगर मैं कोई ऐसी कोचिंग है जो काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करती हो, मैं उसका सहारा ले सकता हूँ। मैंने कोचिंग जॉइन नहीं करी, मेरे सीनियर थे जिनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं वाईजी लॉ के नोट्स से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैंने वाईजी लॉ के नोट्स जो उनके पास थे, वो वाईजी लॉ से ही पढ़ते थे, तो उनके पास वो नोट्स थे, उन्होंने मुझे शेयर किए और मुझे वाईजी लॉ के नोट्स से ही मैंने पूरी पढ़ाई करी और मेरी काफ़ी हेल्प हुई। और मैंने उन्हीं नोट्स को 2-2, 3-3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा और एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मैं एग्ज़ाम देते समय भी समझ पा रहा था कि मुझे बहुत हेल्प हुई वाईजी लॉ के नोट्स से, क्योंकि मेरा लॉ के बेसिक्स अच्छे थे। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स अभी आपको बताए उन सब पे मैंने, क्योंकि मैं पहले जुडिशरी की तैयारी कर रहा था, जब मैं अपने लॉ स्कूल में था तो मेरा जुडिशरी क्रैक करने का इरादा था। तो क्योंकि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स में जो मेरे बेसिक्स थे वो मतलब आई वुड से अबव एवरेज थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा नोट्स रेफ़र करते समय प्रॉब्लम नहीं और मैं ईज़िली उन नोट्स को समझ पाता था। जब मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं जो ये एग्ज़ाम है, जो पेपर 2 है ख़ासकर, वो हमारी नॉलेज को टेस्ट तो करता है, साथ में हमारी मेमोरी स्किल्स को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। ये पेपर ये टेस्ट करता है कि हम कितना सीक्वेंस से चीज़ों को याद कर सकते हैं, हमें कितना एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में चीज़ें याद हैं। कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि मैंने क्या पीवाईक्यूज़ लगाए थे, क्या मैंने मॉक्स लगाए थे? तो मैं आप सबको बता दूँ कि हाँ, मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए थे। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, 10 या शायद 15 साल के पीवाईक्यूज़ उसमें दिए होते हैं। मैंने वो बुक लगाई थी। मैंने 2019 तक के, मैं पीछे गया था, तो मैंने पहले 2024 के पेपर लगाए, फिर 2023 के पेपर लगाए, इस तरीके में पीछे जाता गया और मैंने 2019 तक के पेपर्स 2 से 3 बार लगाए। जब मैंने पीवाईक्यूज़ लगा लिए थे तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो इस पेपर को अप्रोच करने का जो तरीका था वो बहुत क्लियर हो गया था।
और फिर जब मैं नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ रहा था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत क्लियर कट तरीके से मालूम पड़ रही थी और मुझे बहुत आसानी हुई। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉक्स लगाए थे कि नहीं, तो मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। मैंने किसी भी कोचिंग से मॉक्स नहीं खरीदे थे, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मैंने 4 महीने में इस पूरी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको मुझे ख़त्म करना था। मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 20 फरवरी को और मुझे 25 जून को ये प्रिपरेशन ख़त्म करनी थी, क्योंकि 25 जून को ये एग्ज़ामिनेशन जो था उसकी डेट आई थी। तो लगभग 4 महीने के इस दौर में मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ये 10 जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए जो पेपर 1 में कवर किए जाते हैं और जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने बताए जो पेपर 2 में कवर किए जाते हैं, मैं ये सारे ही कवर कर पाता। इस समय में ये संभव नहीं था। तो मैंने मॉक्स लगाना उचित अपने लिए नहीं समझा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ लगाने के बाद पैटर्न को समझ लिया था और मुझे ये लगा था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस पेपर को पीवाईक्यूज़ के माध्यम से मैं आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और नेट को लेकर मैं श्योर था कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। जेआरएफ को लेकर मैं श्योर नहीं था कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई होगा कि नहीं, बट गॉड वॉज काइंड एंड आई वॉज एबल टू क्रैक जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस तरीके से मैंने मॉक को लेकर चीज़ें देखी। बट मैं स्टूडेंट से कभी भी ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि वो मॉक ना लगाएं। अगर उनके पास टाइम है तो वो मॉक ज़रूर लगाएं, बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मॉक लगाने से पहले और कोई भी कार्य करने से पहले वो पीवाईक्यूज़ पे कमांड डेवलप करें, वो पीवाईक्यूज़ पे एक अपने आप को ब्रशअप कर लें, जिससे कि जितनी भी वो पढ़ाई करेंगे उनको ये मालूम रहेगा कि वो कितना सही पढ़ रहे हैं और वो कितना गलत पढ़ रहे हैं। जब वो गलत पढ़ेंगे तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, अपने आप को सही अप्रोच पे ले आएंगे, जिससे कि उनको बहुत सहायता होगी। अब मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस पेपर को अटेम्प्ट करते समय या फिर किसी भी परीक्षा को अटेम्प्ट करते समय हमें क्या कुछ चीज़ें करनी है और क्या कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझ लें कि हम क्या करें और क्या ना करें। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप अपने मन में रखें, अपने जहन में रखें। और इस वीडियो को आप चाहे खाना खाते हुए देख रहे हों, चाहे आप नॉर्मल बैठे बैठे देख रहे हों, इन कीवर्ड्स को आप अपने मन में रखें और या फिर यूँ कहूँ कि याद ही कर लें। पहला जो कीवर्ड है जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखें। डिसिप्लिन का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं और अगर आप अपनी पढ़ाई सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं, तो जब घड़ी की सुई 9 पे आ जाए तो आप अपनी सीट पे बैठे मिलें। इस तरीके से आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। और मुझे भी डिसिप्लिन ने बहुत सहायता करी अपनी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, और जो मैंने पिछली परीक्षा भी दी थी क्लैट पीजी की, उसको भी उत्तीर्ण करने में। उसके लिए मैंने काफ़ी लिमिटेड पढ़ाई करी थी, उसके लिए मैंने 4 महीने पढ़ाई नहीं करी थी, बट जितने भी घंटे मैं डिवोट करता था उतने पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिल से डिवोट करता था। तो इसी तरीके से आपको डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने से पहले, और तभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो परीक्षा जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जाएगी आपको वो परीक्षा क्रैकेबल लगेगी, आपको लगेगा कि वो परीक्षा आपके लिए ही बनी है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा तात्पर्य ये है कि किसी काम को कैसे हम रोज़ करते हैं। हमें किसी काम को रोज़ करना है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप सुबह भी खाना टाइम पे खाते हैं, शाम को भी खाना टाइम पे खाते हैं स्नैक्स, और रात को अपना डिनर भी टाइम पे करते हैं। क्या कोई ऐसा दिन होता है जब आप अपना खाना स्किप कर? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अपना खाना रोज़ खाते हैं और उसको खाए बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो हम अपनी पढ़ाई करें, जो हम अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम ओरिएंट करें रोज़ कंसिस्टेंटली काम करने में। तो कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल रखें। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कीवर्ड है, वो है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स रखें, कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन है। हम सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, हम रोज़ सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वर्क एथिक्स नहीं है तो हम किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। वर्क एथिक्स का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि मैं जब अपनी लाइब्रेरी में जाता था तो मैं सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे, मेरा 2 टाइम फ्रेम से, अगर मेरा शेड्यूल बिजी रहने वाला है तो मैं सुबह 9 बजे चला जाता था, और अगर मेरा शेड्यूल बिजी नहीं रहने वाला है, अगर उस दिन का जो मेरा डेली टास्क है वो बहुत बिजी नहीं रहने वाला है, तो मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। पहुंचने का मतलब है मुझे 10 बजे लाइब्रेरी के अंदर होना है। उसके बाद केवल इतना करने से काम नहीं चलेगा, हमें वर्क एथिक्स रखने होंगे। वर्क एथिक्स का मतलब ये है कि लाइब्रेरी के अंदर बैठ के मेरा ये पॉलिसी थी कि लाइब्रेरी मेरे लिए एक मंदिर के समान है। उस मंदिर में बैठकर मैं ना तो सोशल मीडिया में
एक्टिव होऊंगा, ना तो मैं किसी अपने दोस्त से बात करूंगा फिजूल की बात कि क्या हालचाल है, कैसे हो। मतलब ये देखा जाए तो पढ़ाई के समय ये बात फिजूल की ही होती है। पढ़ाई के समय अगर आप हालचाल और कौन कैसा है इन सब चीज़ों में अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं तो ये बात फिजूल की है। एक बार आप अपनी पढ़ाई से आगे बढ़ गए हैं तब ये बात फिजूल की नहीं हो जाती है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, तो ज़रूरी है कि हम सबसे वार्तालाप करें, सबसे दोस्ती रखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी सीट पर बैठे हों, जब आप अपने मंदिर में बैठे हों, तो आप फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो आप दोस्तों से बात नहीं करते, तो आप अपने घर वालों को मैसेज नहीं करते हैं, आप केवल और केवल पढ़ाई करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा 4 महीने में जिस दिन मैंने अपना व्हाट्सएप अपनी सीट पे बैठकर खोला हो, ये देखने के लिए कि मुझे किसके मैसेजेस आए हैं। बिल्कुल भी नहीं खोला। हाँ, अगर मेरी किसी टीचर से बात हो रही है या फिर मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मालूम है कि कोई मैसेज आने वाला हो, तो मैंने व्हाट्सएप खोला होगा केवल उस काम को करने के लिए, और जैसे ही मेरा वो काम ख़त्म हो गया, मैंने अपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया। इंस्टाग्राम भी अगर मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं अपनी लाइब्रेरी के परिसर में भी हूँ, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम को ऑपरेट नहीं किया। और ये मैंने पूरे 4 महीने तक इस पूरे वर्क एथिक का ध्यान रखा। मैंने अपनी सीट के आगे भी एक जो पिन्स हम लगा लेते हैं, मैंने अपने पिन्स में बड़ा-बड़ा लिख लिया था कि कीप वर्क एथिक्स। तो ये चीज़ मुझे रिमाइंड करती थी कि मैं ये गलती ना करूँ। तो ये 3 पहलू हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और वर्क एथिक्स, जिसका हम सबको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, तो आप हार्ड वर्किंग अपने आप हो जाएँगे। हार्ड वर्किंग होने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ नहीं करनी होती है, आप अपने आप हार्ड वर्किंग हो जाएँगे। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, जो बच्चे सेकेंडरी समझते हैं बट बहुत ही प्राइमरी होती हैं। अपने मन की शांति का बहुत ख्याल रखें, अपने मन में टर्बुलेंस ना लाएँ, अपने मन में कुछ ऐसे विचार ना आने दें, अपने मन में पॉल्यूशन ना आने दें, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करता था, मैं रोज़ मेडिटेशन करता था। मैं सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करता था, जिससे मेरा मन स्थिर रहता था, मेरे मन में शांति रहती थी। और मैंने कहीं न कहीं ये ऑब्ज़र्व किया कि क्योंकि मैं मेडिटेशन करता था, तो मुझे पढ़ाई करते समय मेरा जो दिमाग था, जो मेरा अटेंशन था, वो विचलित नहीं होता था। अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या दिया है, इसके क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज़ हैं, तो मैं उस समय वही पढ़ रहा हूँ। मैं उस समय ये नहीं सोच रहा हूँ कि घर में आज खाने में क्या बना होगा, कि आज पिज़्ज़ा खाऊँगा शाम को, या फिर कुछ ऐसी बात। तो मेरे मन में उस समय ये सब नहीं आता था। और इसका जो प्राइमरी रीज़न होता है वो होता है मेडिटेशन। मैं पिछले 4 सालों से सहज योगा नामक एक संस्था है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे निःशुल्क ध्यान कराया जाता है। और मैंने वहीं से सहज योग की पद्धति को सीखा और उसे अपनी जीवन शैली में अपनाया, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हुई। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दूसरी चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया वो था जिम। जिम कह लीजिए या एक्सरसाइज़ कह लीजिए, अगर आप रोज़ किसी काम को करते हैं, जैसे मैं मेडिटेशन रोज़ सुबह शाम करता था, वैसे ही मैं एक्सरसाइज़ भी रोज़ दिन में एक बार ज़रूर करता था। एक्सरसाइज़ में वो कुछ भी हो सकती है आपके लिए, मेरे लिए वो वेट ट्रेनिंग एंड डांस था, आपके लिए वो कुछ भी हो सकती है। जब हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चुन लेते हैं जो हमें थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव रखती है, तो आप देखेंगे कि ओवर टाइम वो आपको मेंटली भी बहुत एक्टिव कर देती है। मेंटल एक्टिविटी जब आपकी अच्छी हो जाती है, जब आपका कॉग्निशन अच्छा हो जाता है, तो आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो बेहतर कर पाते हैं। वैसे ही मुझे पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प होती थी, और मुझे क्योंकि शांति रहती थी, क्योंकि मेरी बॉडी में गुड हार्मोन सेक्रेट होते थे जिम करने की वजह से, मेडिटेशन करने की वजह से, तो मुझे वो लाभ दिखता था प्रिपरेशन के दौरान भी। तो मैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप इन 2 चीज़ों को ज़रूर करें। पहली ये कि आप मेडिटेशन करें, और दूसरी ये कि आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें। देखिए, कुछ बच्चे या फिर मैंने कई लोगों से बात करी है जो मुझे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का या जिम करने का। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सभी कहीं न कहीं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बेहतर ये होगा कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस खुद चूज़ कर लें। जैसे कि मेरे केस में मेरा डिस्ट्रैक्शन था डांस एंड वेट लिफ्टिंग, है ना? इसको डिस्ट्रैक्शन कहना शायद गलत हो, बट अगर हम उस एंगल से देखें, अगर हम सिक्के के उस पहलू को देखें कि मैं अपना टाइम किसी दूसरी चीज़ में दे रहा हूँ जो पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ लोग उसको डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। बट ऑलवेज़ चूज़ योर डिस्ट्रैक्शन। अपने डिस्ट्रैक्शंस अगर आप खुद चूज़ करने लग जाते हैं और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस चूज़ करने लग जाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप देखेंगे कि वो पढ़ाई में भी आपको हेल्प करेंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करने के दौरान ईमानदार रहें, अपने आप से ईमानदार रहें, किसी से झूठ ना बोलें। कि जैसे होता क्या है कि अगर हम
कोई हमें मैसेज करता है, कोई हमें टेक्स्ट करता है कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है। हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। हम सोचते हैं कि मतलब हम ये बोल दें या हम वो बोल दें। इससे क्या होता है, हम अपने मन की शांति का ही हनन करते हैं। तो ईमानदारी से अपनी तैयारी करें, ज़्यादा झूठ बोलने में, चालाकियाँ करने में अपना दिमाग ना लगाएं, इनोसेंट रहें। इनोसेंट रहना बहुत ज़रूरी है अपनी तैयारी के जर्नी के दौरान। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है आपको, वो ये है कि ओवर हसल ना करें। देखिए, आप जैसे मैंने बताया कि मैंने 4 महीने में अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो मुझे मालूम है कि मुझे 4 महीने में यानी 120 दिन में मुझे ये चीज़ अप्रोच करनी है, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब 120 दिन में मुझे मालूम था कि मैं रोज़ 7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ, ठीक है? हर इंसान को अपनी कैपेसिटी पता होती है। मुझे मालूम था कि मैं मैक्सिमम नॉर्मल डेज़ में 7-8 घंटे पढ़ सकता हूँ। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं इसको 10 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ। मुझे ये चीज़ मालूम थी। तो मैंने अकॉर्डिंगली ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अकॉर्डिंगली ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करी। जब मैं 8 घंटे पढ़ाई करता था तो मैंने अपने डे को डिवाइड कर रखा था कि मैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइब्रेरी में रहूँगा, 1 बजे से ढाई बजे तक मैं घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, आराम से रहूँगा, ढाई बजे मैं लाइब्रेरी वापस आ जाऊँगा, फिर मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर शाम को मैं इतने घंटे लाइब्रेरी से चला जाऊँगा और पूरा फुल एंजॉय करूँगा, फिर मैं फाइनल जो अपना लाइब्रेरी का टाइम है वो स्पेंड करने लाइब्रेरी वापस आऊँगा। इस तरीके से अगर आप अपने दिन को कैटेगराइज कर लेंगे, जिसमें आप अपनी मौज मस्ती के टाइम को इंक्लूड करते रहेंगे, तो ओवर हसल करने की सिचुएशन नहीं आएगी। और अगर ओवर हसल करने की सिचुएशन नहीं आती है ना, तो हम पैनिक नहीं होते हैं। जब हम पैनिक नहीं होते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। तो एक चीज़ जो नहीं करनी है वो हमें ओवर हसल करने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है। जितना हम प्रेशर डालेंगे, जितना हम मेंटली अपने आप को प्रेशराइज़ करेंगे, उतना प्रिपरेशन के दौरान हम अपनी प्रिपरेशन को ही हैम्पर करेंगे। अगली चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम पर गलत कंटेंट ना देखें। गलत कंटेंट का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि हम अक्सर जो रील्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी रील्स देखते हैं जो हमें बेनिफिट नहीं करती हैं। कुछ ऐसी रील्स को लाइक करें जो हमें बेनिफिट करें। यानी कि अगर आपको शॉपिंग की रील्स आती हैं या फिर आपको एक्शन मूवीज़ की रील्स आती हैं, वो आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान हेल्प नहीं करेगा। कोशिश करें, जैसा कि मैंने किया, कि कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को लाइक करें, कुछ मोटिवेशनल कंटेंट को लाइक करें। जैसे कि मेरे में आप जानते होंगे कि अगर आपने शाहरुख खान की वीडियोस को लाइक किया होगा तो आप देखते होंगे कि वो काफ़ी फ़िलॉसफिकल बात करते हैं, वो काफ़ी मोटिवेशनल बात करते हैं। तो मैंने, क्योंकि जो मेरा इंस्टाग्राम था उसकी फीड में अक्सर ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट आते थे, तो मुझे बहुत हेल्प होती थी अपनी पढ़ाई करने में। क्योंकि जब मैं भी जो ब्रेक लेता था, जिसमें मैं इंस्टाग्राम ऑपरेट करता था, तो वो ब्रेक मतलब मुझे मोटिवेट करता था और अच्छा करने के लिए। तो आप भी इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ अच्छे कंटेंट को लाइक करें जो आपके ब्रेन को नरिश करे, आपको हेल्प करे, और ना कि उसको ख़राब करे या उसको पल्यूट करे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हम तैयारी नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ओवर हसल करने से भी हमारे अंदर टेंशन आ जाती है, और हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा वो रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। इन सब बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोचना है तो आप ये सोचिए कि अगर क्रैक हो जाएगा तब क्या होगा। अगर जितना आप अपने आप को नेगेटिव अप्रोच में ले जाएंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, उतना आप अपने आप को हार्म करेंगे, उतना आप अपने आप को दूसरों से कम समझेंगे। अपने आप को हमेशा यही बोलें कि आप बेस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक ज़ील रखें, एक चीज़ों को समझने की इच्छा रखें, और ये ज़रूर समझें कि बेस्ट कैन बिकम बेस्ट इन द वर्ल्ड। इस चीज़ को अपने मन में हमेशा रखें कि हम बेस्ट हैं, लेकिन हमें बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, और उसके लिए जो कुछ लगेगा वो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों का बेसिक ध्यान रखें। मछली की आँख की तरह निशाना रखें। कई परीक्षाएं आपके सामने आएंगी बीच में। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई जुडिशरी का वैकेंसी आ जाए या कोई दूसरा एग्ज़ाम आ जाए। आप अपनी प्राथमिकता डिसाइड कर लें कि आपकी प्राथमिकता किस एग्ज़ाम की है। यदि आपकी प्राथमिकता उस एग्ज़ाम की है तो आप उसमें लग जाएँ, यदि आपकी प्राथमिकता इस एग्ज़ाम की है तो आप इसमें लग जाएँ। लेकिन जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस आपको देनी है वो आपको उसी एग्ज़ाम को देनी है जिसको आपने कैटेगरी 1 में रखा है। जो कैटेगरी 2 में एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो आप, क्योंकि जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतनी आप जो अपना लिमिटेड समय है उसको आप फैला देंगे। आप अपना लिमिटेड समय ओरिएंटेड रखें। जब वो जो आपकी लेवल 2 की जो परीक्षाएं हैं, जिनको आपने अपना प्राइमरी गोल नहीं रखा है, अगर उनकी डेट नज़दीक है तो आप उनकी पढ़ाई करें।
बट अपने दिन को उस हिसाब से प्लान कर लें कि इतना समय मुझे इस तैयारी में देना है और इतना समय हमें इस तैयारी में देना है, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ ना करें। जैसा मैंने बताया कि मैंने कुछ सोर्सेज फिक्स कर ली थी कि पेपर 1 मुझे यूट्यूब से ही पढ़ना है, पेपर 2 मुझे इसी बुक से पढ़ना है। तो मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ ना करें। एटलीस्ट जब आप अपनी पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग कर रहे हो तब तक। तीसरी रीडिंग के बाद आप एडिशनल सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपकी अपनी जो प्राइमरी रीडिंग्स होती हैं उन पे कमांड हो गई होती है। मेरी जो स्टडी टेबल थी उसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी थी। अराउंड आई वुड से 20-30 बुक्स मेरी स्टडी टेबल जो लाइब्रेरी की थी उसके ऊपर रखी थी, बट उसमें मैंने बहुत कम बुक्स को यूज़ किया। मुझे मालूम है कि मैंने वो सारी बुक्स इसलिए रखी थी कि मुझे कुछ रेफ़र करना होगा तो मैं वहाँ पढ़ाई करूँगा, तो मैं वो चीज़ रेफ़र करूँगा। बट मैंने जो प्राइमरी सोर्स रखी वो यही रखी थी और इनफैक्ट बहुत हेल्प हुई मेरी इससे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ की तरफ ना भागें, सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें और उसको कई बार पढ़ें। अब मैं आपको कुछ एडिशनल कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो ट्रिक्स होती हैं, जो हैक्स होती हैं, जो आपको बड़ी मदद करेंगी और बड़ा आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी, नहीं कहा जाता है कि मंजिल से ज़्यादा प्यारा जो रास्ता था वो मुझे लगा। तो कुछ ऐसी मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आपको भी मंजिल से ज़्यादा प्यारा अपना रास्ता लगने लग जाएगा, तो उनका थोड़ा सा ध्यान दें। पहली चीज़ ये है कि अपनी किताबों से और अपने सब्जेक्ट से प्यार करें। मुझे अपनी किताबों से बहुत प्यार था, मुझे बहुत रिस्पेक्ट थी किताबों की। जब मैं अपनी सीट पे बैठता था तो मैं एक बार कभी-कभी अपनी किताबों को नमन भी कर लेता था, क्योंकि मुझे विद्या मिल रही है उससे। आप अपने तरीके से अपना प्रेम ज़ाहिर कर सकते हैं, आप केवल रोज़ पढ़ के भी अपना प्रेम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी किताबों से, अपने सब्जेक्ट से प्रेम करें। मेरी जो स्टडी टेबल थी उसके आगे, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो मैंने वहाँ पर लिख लिया था आई लव ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिससे कि मुझे मेंटली कहीं ना कहीं रोज़ मैं जब ये चीज़ देखूँगी आई लव ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो दैट आई डेफिनेटली एंड आई इवेंचुअली आई फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट, और ऐसा ही हुआ, है ना। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी कुछ हैक्स अपना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि अपनी सीट कोशिश करें कि फ़िक्स रखें, एक सीट पर बैठें, जिससे क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, और अपनी सीट से भी प्यार करें। सीट से प्यार करने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप अपनी सीट पे बैठें तो एक प्रसन्नता के साथ बैठें, एक प्रसन्न चित्त से बैठें, और जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं वो पूरी खुशी के साथ करने बैठें, तो इस तरीके से बैठें। तो इन सब बेसिक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, रोज़ अपनी पढ़ाई करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डिमोटिवेट नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लगेगा कि आपका अटेंशन बाहर जा रहा है या फिर पढ़ाई कम प्रोडक्टिव हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी हाल ही में एक कोट पढ़ा कि इफ़ यू आर एबल टू डू 40% ऑफ द थिंग when you are able to when you have the capacity to do 40%, then you have done 100%। ठीक है, तो जब आप 40% करते हैं, जब आपकी 40% करने की कैपेसिटी रहती है, इसका मतलब है कि आपने 100% किया है। तो कभी भी डिमोरलाइज ना हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हर परीक्षा को, जिस भी परीक्षा को आप दे रहे हो, अगर आप JRF दे रहे हैं तो बिलीव मी, अगर आप दिल से प्रेमवश इस तैयारी को करना स्टार्ट करते हैं तो ये तैयारी बहुत मुश्किल नहीं रहने वाली है, और आप भी कुछ समय के बाद इस परीक्षा को कैसे क्रैक करना है ये बता रहे होंगे। धन्यवाद।